हेलो जी बेटा जी, जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। चले हम लोग उसी सेशन पे चलते हैं जहां पर हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। और नेक्स्ट फॉर्म में हमने कहा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से होगा, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमारे पास कुछ बेसिक कंटेंट है वो सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके, जैसे सबसे पहले थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ये सब कुछ हो गया। अब हमारे पास एडवांस या फिर हम लोग बात करें कि पुष्पी पादप है, यानी कि जो आवर्त बीजी पादप है उनमें किस प्रकार का हमारे पास में देखेंगे कि जनन के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, तो उन पे हम लोग मेन डिस्कशन लेकर चलेंगे। तो यहाँ अगर हम लोग बेटा बात करें कि हमारे पास में आवर्त बीजी पादपों में मैंने आपको समझाया है कि कुल कितने घटनाएं हो रही है, 8 घटनाएं। 4 निषेचन से पहले हैं और 4 निषेचन के बाद है। अगर निषेचन से पहले की बात करें तो 4 घटनाएं आपके पास से कौन कौन से हैं, जिसमें पोलन ग्रेन है, एम्ब्रियो सैक है, पॉलिनेशन है और पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन है, यानी परागकण है, भ्रूण कोश है, परागण की प्रक्रिया है और इनका संवाद है। और निषेचन के बाद में है तो भ्रूण का निर्माण हो गया, भ्रूण पोष का निर्माण हो गया, फल का निर्माण हुआ और बीज का निर्माण हुआ। तो टोटल 8 घटनाएं हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। उनमें से सबसे पहले मैंने परागकण के लिए कल लास्ट क्लास में हमारे पास बात, कल तो नहीं वैसे परसों बात हुई थी, कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो हम लोग क्लास ले नहीं पाए थे, लेकिन आज भी थोड़ा ठीक ही है, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं। तो परागकण से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि एंजियोस्पर्म के 60% के लिए चेक करेंगे तो कितनी सेल की अवस्था है, 2 कोशी की अवस्था, और 3 कोशी की अवस्था है वो 40% आवर्त बीजी में है। लेकिन याद रखना, तुमसे कोई पूछे कि 2 कोशी की अवस्था में कितने अर्धसूत्री और कितने समसूत्री विभाजन है, एक आपके पास में अर्धसूत्री और एक क्या है, समसूत्री। और अगर 3 कोशी की अवस्था हो जाए तो अर्धसूत्री तो अभी भी एक है, लेकिन समसूत्री की संख्या कितनी हो जाती है, 2। ये तो बात हुई लास्ट लेक्चर तक की। अब हम लोग श्री गणेश करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट के लिए हमारे पास में आपके पास में सेकेंड नंबर पर आते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर कहने वाले हैं मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल कह दो या फिर हमारे पास हम लोग कह सकते हैं जो हमारे पास गुरु बीजाणुधानी है उन पे हम लोग बात करेंगे। किससे बात करने वाले हैं, गुरु बीजाणुधानी से रिलेटेड बात करेंगे। यहां अगर हम लोग देखें बेटा जी, इनके जो रूप होते हैं उससे हम लोग यहां पे कह सकते हैं कार्पेल या फिर कह सकते हैं इसे हम लोग पिस्टिल, जिसे सामान्य फॉर्म में लिखा जाएगा आपके पास में स्त्री केसर। ठीक है। अगर हम लोग किसी भी पुष्प की संरचना में देखें तो सबसे बाहर की तरफ बाह्य दल, फिर दल, ये तो 2 सहायक भाग हो गए। फिर जैसे ही अंदर की तरफ आते हैं तो हमारे पास पुंकेश्वर आ जाते हैं और आपके पास में स्त्री केसर है। आपने कहा सर स्त्री केसर की संरचना फॉर्म कैसे मिलेंगे, तो इनकी संरचना बेटा जी आपके पास में कुछ इस प्रकार की रह जाएगी कि यहाँ पर आपके पास में एक तो शीर्ष वाला इस टाइप से जो भाग हो जाएगा, एक आपके पास लंबा पतला बेलनाकार भाग होगा, और इनका ये जो आधारी भाग है ये आपके पास में इस प्रकार से फूली हुई संरचना के रूप में दिखाई देगा। आप कहेंगे सर इन्हें किस नाम से जानते हैं, तो इनका ये जो शीर्ष वाला भाग है इसे तो हम लोग कहते हैं बेटा जी, ये रहते हैं आपके पास में स्टिग्मा। ये वाले भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी, स्टाइल। और ये है इसे हम लोग यहाँ पे क्या कहने वाले हैं, ओवेरी। जिसे अगर हम लोग सामान्य फॉर्म से देखें तो वर्तिकाग्र ये सबसे ऊपर वाला भाग है। बेटा याद रखना आपके पास विभिन्न प्रकार के परागकण हवा में उड़कर आपके पास में कहाँ पर पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र वाले भाग पर। इसीलिए परागकणों का आमंत्रण मंच, यानी जहां पर परागकण आकर गिरते हैं तो वो कौन सा भाग है, वर्तिकाग्र। उसके बाद में जो पतली लंबी और नलिका जैसी संरचना है जहां आपके पास से आगे पराग नली चलेगी, वो भाग कौन सा आपके पास में, स्टाइल। या फिर कह सकते हैं ये वाला भाग कौन सा आपके पास में, इस भाग का नाम हो जाएगा वर्तिका। इसके बाद में जो आधारी फूला हुआ भाग है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे अंडाशय के नाम से जानते हैं, ओवेरी के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन और आपको याद करवा देता हूं, अच्छे से तैयार करवा देता हूं। आपसे पूछे कि आवर्त बीजी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया में हमारे पास में निषेचन जब कंप्लीट हो जाएगा तो अंडाशय किस में बदल जाते हैं,
तो याद रखना निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होने पर आपके पास अंडाशय किस में बदल जाते हैं, फल में बदल जाते हैं। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपके पास में अंडाशय है जिसे हम लोग ओवेरी कह रहे हैं, इस ओवेरी के अंदर वाले जो पोर्शन है इसे हम लोग यहाँ पर किस नाम से जानेंगे, ओव्यूल के नाम से जानेंगे। तो इसके अंदर वाली ये जो संरचना है इस प्रकार की रहेगी, इसे हम लोग यहाँ पर कहेंगे ओव्यूल या फिर कहेंगे आपके पास में बीजांड। क्या कहने वाले हैं आपके पास में, ओव्यूल, या फिर कह देंगे हमारे पास में ये संरचना है बीजांड। याद रखना निषेचन की प्रक्रिया के बाद में बीजांड किस में बदल जाते हैं, याद रखना बीजांड बदल जाते हैं आपके पास में बीज में। याद रह जाएगा, दो बहुत आसान है। निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात अंडाशय किस में बदल जाते हैं, फल में, और बीजांड किस में बदल जाते हैं, बीज में। क्लियर है। चले, आप कहेंगे क्या सर हर एक अंडाशय में एक ही बीजांड मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एक अंडाशय के अंदर एक भी बीजांड हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी बीजांड हो सकते हैं। कैसे, आप खुद सोचो, ऐसे कई फल हैं जिसके अंदर एक ही बीज मिलता है, जैसे देखो आम, मैंगो। लेकिन कुछ ऐसे भी तो है जिसके अंदर बहुत सारे बीज मिलते हैं, जैसे वाटरमेलन के लिए चेक करें तरबूज। तो ये आपके पास में बीजांड एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ बेटा दो चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट मैं फॉर्म में बता देता हूं। आपके पास एक कंडीशन तो हो सकती है कि हमारे पास में एक ही क्या है, अंडाशय, और एक ही अंडाशय के अंदर एक ही क्या आपके पास में बीजांड है। ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। आप कहेंगे सर इसके लिए कोई एग्जाम्पल या कोई उदाहरण हो तो बताओ। तो इनके उदाहरण के लिए बेटा आपके पास में आ जाते हैं, जैसे सनफ्लावर हो गया आपके पास में, यहीं पर आपके पास में वीट हो गया, यहीं पर आपके पास में राइस हो गया, और इसके अलावा आपके पास में मैंगो है वो हो सकते हैं। एग्जाम्पल याद रखना बहुत आसान है आपके पास में। एग्जाम्पल हम लोग आसानी से और ट्रिक से याद भी कर लेते हैं। जैसे सनफ्लावर में शब्द क्या आ रहा है, सन। सन है, इसका मतलब सूरज है, और सूरज से क्या आती है आपके पास में, गर्मी। तो गर्मी से क्या याद रखना है, हीट, और हीट से क्या याद रह जाएगा, वीट। अगर हीट गर्मी ज्यादा है तो क्या चाहिए, बर्फ चाहिए, आइस। आइस से क्या याद रखोगे, राइस। और अगर आपके पास में आइस मिल जाए तो आदमी भाग जाता है, यानी मैन गो, यानी आपके पास में मैंगो हो जाएगा आम। तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। एक अंडाशय के अंदर एक बीजांड है, वो कहाँ देखने को मिलेंगे, तो मैं कहूँगा वो सनफ्लावर सूरजमुखी में हो सकते हैं, वीट यानी हमारे पास गेहूं में हो सकते हैं, राइस चावल में हो सकते हैं, और मैंगो यानी कि हमारे पास में आम में देखने को मिल सकते हैं। एक कंडीशन तो ये हो गई। एक दूसरी कंडीशन हमारे पास और भी हो सकती है, जहां आपके पास में एक तो क्या है, अंडाशय है। अब अंडाशय तो एक है, लेकिन आपके पास में एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, बीजांड हो सकते हैं। समझ गए, यानी आपके पास में जहां बीज क्या मिलेंगे, एक से ज्यादा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके पास में, तो इसके एग्जाम्पल के लिए या फिर बात करें उदाहरण के लिए, तो उदाहरण के लिए हो सकते हैं आपके पास में यहाँ पर पपाया हो सकते हैं, आपके पास ऑर्चिड्स हो सकते हैं, यहीं पर आपके पास में वाटरमेलन के फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, याद करना बहुत आसान है। आपके पास में पापा आए और मतीरा लाए, पापा आए, पापा आए, पापा आया, पपीता, और से क्या याद रखना है, ऑर्चिड। मतीरा, मतीरा तो पता ही है क्या हो जाएगा, वाटरमेलन हो जाएगा, मतलब तरबूज हो जाएंगे। तो तरबूज हो गया, ऑर्चिड हो गया, पपीता हो गया, इनमें बीज ज्यादा है, तो इसका मतलब एक अंडाशय के अंदर एक से ज्यादा क्या मिल गए हैं आपके पास में, बीजांड मिल गए। इस प्रकार से हम लोग इसे आसानी से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी। आपके पास में स्त्री केसर का जो शीर्ष वाला भाग है उसका नाम क्या है, वर्तिकाग्र। इसका नाम क्या हुआ, वर्तिका। उसके सबसे नीचे अंडाशय, अंडाशय के अंदर कौन है, बीजांड है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद अंडाशय किस में बदलते हैं, फल में। बीजांड किस में बदलते हैं, बीज में बदल जाते हैं। और अगर आपको कोई पूछे कि हमारे पास में बताओ उदाहरण जिसमें एक अंडाशय में एक बीजांड है, तो आंसर क्या दोगे, सनफ्लावर, वीट, राइस और मैंगो। सन से याद रह जाएगा, सूरज से क्या मिलती है, गर्मी, और गर्मी हो तो आइस चाहिए, और आइस से मिल गई तो आदमी भाग जाए, मैंगो, याद रह जाएगा। और इधर चेक करोगे तो आपके पास में एक अंडाशय में एक से ज्यादा क्या है, बीजांड। पपीता आपके पास में याद रह जाएगा, और आपके पास में यहाँ पर वाटरमेलन यानी कि तरबूज है। पापा आए और मतीरा लाए। क्लियर है, चले बहुत बढ़िया।
अब हम लोग यहाँ पर इसी संरचना में थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे पास में ये वाली जो संरचना है, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास में ये तो हो गया वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र के बाद में ये पतली लंबी बेलनाकार संरचना, अभी मैंने कहा था क्या नाम है, वर्तिका। और ये आधारी और फूला हुआ जो भाग है इसे हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, इसे हम लोग कह रहे हैं ये है आपके पास में अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर की संरचना अभी अभी हमने कहा था ये वाली जो संरचना है, इस संरचना को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, इस संरचना को हम लोग जानते हैं बीजांड के नाम से। इस प्रकार है। अब इस संरचना को थोड़ा सा मैं जूम करके बना रहा हूं जिससे आपको चीजें और आसानी से समझ में आ जाए। जैसे अगर हम लोग पहले आधारी भाग बना दें, ये है आपके पास में यहां पर आधारी भाग, और इस आधारी भाग के अंदर यहां पर आपके पास में ये हो गया बीजांड। ये क्या है आपके पास में, बीजांड। याद रखना बीजांड के चारों तरफ कितने आवरण पाए जाते हैं, 2 आवरण मिलते हैं। और बीजांड के चारों तरफ के आवरण को कोई पूछे किस नाम से जानते हैं, तो कहना बीजांड के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को कहते हैं इंटेग्यूमेंट, या फिर जिसे हिंदी में कहेंगे अध्यावरण। किस नाम से जानेंगे, अध्यावरण। तो ये वाला जो भाग है इसका तो नाम क्या हो गया आपके पास में, सबसे आधारी भाग है, इसका नाम क्या था आपके पास में, इसका नाम तो हो गया आपके पास में अंडाशय, अंडाशय कह दो, या फिर जिसे हम लोग कह देंगे ओवेरी। और ये वाला जो भाग है हमारे पास में इसके अंदर की तरफ, इस वाले भाग का नाम क्या हो गया आपके पास में, इसे हम लोग कह देंगे ओव्यूल, या फिर क्या कह देंगे, बीजांड। अब एक चीज समझो, यहाँ पर इस अंडाशय के अंदर ये जो बीजांड है वो जिस भाग से जुड़ा हुआ रहता है, जिस भाग से जुड़ा हुआ रहता है उसे कहते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा या फिर अपरा। तो आज के बाद में ऐसा कह दूं कि ये हो गया अंडाशय और ये है बीजांड, और ये दोनों जिस भाग से जुड़े हुए हैं उसी भाग का नाम यहाँ पर किस नाम से जानेंगे, इसे हम लोग यहाँ पर कह देंगे प्लेसेंटा। क्या बोलने वाले बेटा जी, प्लेसेंटा। तो यहीं पे लिख देता हूं, इसका नाम तो हो गया यहाँ पे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किसको जोड़ रहा है, मैं कहूंगा आपके पास में ओवेरी है, और आपके पास में इसमें कौन हो जाएगा, ओव्यूल। तो ओवेरी और ओव्यूल है, इनको जोड़ने वाली संरचना का नाम क्या है, प्लेसेंटा। इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो एक संरचना और दिखाई देती है जिसे हम लोग यहां पर कहेंगे फ्यूनिकल। क्या कहने वाले आपके पास है, फ्यूनिकल। और इससे ऊपर जो रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम। क्या कहने वाले हैं आपके पास में, हाइलम के नाम से जानेंगे। आप कहेंगे सर ये क्या है, याद करो इस संरचना का नाम क्या है, ओव्यूल या बीजांड। इसको आपके पास में अंडाशय से जोड़ने वाली संरचना कौन है, प्लेसेंटा। लेकिन आपके पास में ये फ्यूनिकल, तो फ्यूनिकल में कौन जुड़ रहा है, प्लेसेंटा जुड़ रहा है। ये प्लेसेंटा और ये कौन है, ओव्यूल। तो याद रखना आपके पास में प्लेसेंटा प्लस आपके पास में ओव्यूल है, तो उसी का नाम क्या हो जाएगा, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से ऊपर देखो कौन है, हाइलम। तो हाइलम ने जोड़ा किसको है, ओव्यूल को, और साथ में कौन जुड़ा है, फ्यूनिकल। तो यहां आपके पास में क्या हो जाएगा, इसके लिए लिख सकते हैं, यहां हो जाएगा आपके पास में बेटा जी ये हो गया फ्यूनिकल, यानी बीजांड वृंत के साथ में क्या आ जाएगा, ओव्यूल है। बस इतनी कंडीशन है। आपको सिंपल तरीके से याद करना है तो और आसान बन जाते हैं आपके पास में। बस आपको ये याद रखना है, एक तो कौन है, ओव्यूल, एक और याद रख लो ओव्यूल, यहाँ पर की याद रखना आपके पास में ओव्यूल। अगर आपके पास में इनके साथ ही तो जुड़ेगा, अब इनके साथ में जुड़ने वाला अगर आपके पास में कौन है, ओवेरी है। ओवेरी मतलब अंडाशय, तो नाम क्या हो गया आपके पास में, प्लेसेंटा। अगर इसके साथ में जुड़ने वाला अगर हम लोग बात करें, अगर प्लेसेंटा इसके साथ में जुड़ जाता है तो नाम क्या हो जाएगा आपके पास में, फ्यूनिकल। और अगर यहाँ आपके पास में यही फ्यूनिकल आपके पास में ओव्यूल के साथ जुड़ जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, हाइलम। इतना याद रखेंगे, ठीक है। बहुत आसानी से बता सकते हैं आपके पास में। करण कह रहे हैं गुरुजी लैब असिस्टेंट की बुक कब तक आ जाएगी, बस उसी पे काम चल रहा है और जल्दी ही आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। बिल्कुल इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपके पास में, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे तो चीज़ें याद रह जाएगी और बुक से रिलेटेड ट्रिक्स के साथ में मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको चीज़ें
जो क्लास में पढ़ाई है और आप जब बुक में पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ें सिमिलरिटीज़ के साथ में मैच होगी और चीज़ें आसानी से आपको याद हो जाएगी। क्योंकि आज हमें चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन मेन एग्जाम तक हमें चीज़ें कैसे याद रखनी है वो सारी चीज़ें क्लास में और आपको जो बुक प्रोवाइड की जाएगी उनमें दोनों में मिल जाएगी। तो इस चीज़ के लिए हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन या वीडियो के माध्यम से या फिर आपके पास यूट्यूब के माध्यम से जल्दी से आपके सामने ये सारी चीज़ें रह जाएगी। ठीक है, चलो अब आपके पास प्लेसेंटा, फ्यूनिकल और हाइलम ये तीनों चीजें हैं, लेकिन इसमें जुड़ने वाले कौन है आपके पास में? ओव्यूल है। और ओव्यूल को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा जी? बीजांड के नाम से जान लेंगे। क्लियर हो गया? इसके अलावा एक चीज मैंने और कहा कि ये जो आपके पास में बीजांड है, इस बीजांड के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को किस नाम से जानते हैं? अध्यावरण। किस नाम से जानेंगे? अध्यावरण के नाम से जानेंगे। इंग्लिश में कहते हैं इसे आपके पास में इंटेग्यूमेंट। क्या बोलने वाले हैं? इंटेग्यूमेंट। लेकिन आप देखो, तुमसे कोई पूछे कि भाई अध्यावरण एक होते हैं कि दो, तो अध्यावरण कितने हैं? दो। एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है, एक बाह्य है और एक मिलेगा आंतरिक। इसके अलावा आपके पास में यहाँ इसके इनर साइड के अंदर यानी कि आंतरिक भाग के अंदर आपके पास में पोषण से रिलेटेड संरचनात्मक के फॉर्म देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? यहाँ पर न्यूसीलस के नाम से जानते हैं। हिंदी में याद रखना आपके पास में इसे कहते हैं बीजांडकाय। क्या बोलने वाले हैं? बीजांडकाय। आपको कोई पूछे कि भाई इनकी प्लॉइडी या गुणिता क्या है? सब 2n है। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी किसी भी प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन की बात नहीं की है। अभी हमारे पास मेन बॉडी का फॉर्म चल रहा है, वो क्या है? 2n है। नेक्स्ट, ये जो आपके पास बीजांडकाय है वो किसके लिए है? ये न्यूट्रिशन या फिर हमारे पास पोषण प्रदान करने वाले संरचना के फॉर्म है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है आप में से, इसी से पूछा जाएगा बीजांडकाय के अंदर कई बार ये बीजांडकाय शेष बच जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं परिभ्रूणपोष। बीजांडकाय का बचा हुआ शेष भाग के फॉर्म में क्या बोलेंगे? परिभ्रूणपोष। और इसके दो ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एक तो आपके पास में टर्निप और एक है बीट। बी यानी आपके पास में एक तो हम लोग कह सकते हैं ब्लैक पेपर से रिलेटेड, ठीक है, बी से ब्लैक पेपर याद रखना है, यानी आपके पास एक काली मिर्च हो गया और एक है चुकंदर। इसी में मैं लिख देता हूं, आपको याद रह जाएगा। यहां आपके पास में ये है बीजांडकाय, इनका जो शेष भाग बच जाता है इसे किस नाम से जानते हैं? परिभ्रूणपोष। किस नाम से जानेंगे? परिभ्रूणपोष। और उदाहरण क्या आपके पास में? उदाहरण में याद रखना आपके पास एक तो होता है काली मिर्च और एक दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पे कौन है? चुकंदर। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दो ही है, याद ही रखना है बस, ज्यादा नया याद ही नहीं रखना आपके पास में। काली मिर्च और चुकंदर, ये दो एग्जाम्पल आपके पास में अच्छे से याद रखो। तो हमने कह दिया कि आपके पास है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और अंडाशय के अंदर कौन है? बीजांड। बीजांड के चारों तरफ कितने आवरण हो गए? दो। एक बाह्य आवरण और एक है आंतरिक आवरण। आवरण का नाम क्या है? अध्यावरण है। इसके अंदर पोषण या न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो बॉडी उसका नाम क्या है? बीजांडकाय। बीजांडकाय का बचा हुआ या शेष भाग है, उस शेष भाग का नाम क्या हो जाएगा आपके पास में? तो उसे हम लोग कह देंगे परिभ्रूणपोष से रिलेटेड। और परिभ्रूणपोष किस में पाया जाता है? याद रखना, काली मिर्च में पाया जाता है और चुकंदर में। काली मिर्च और चुकंदर के पास में ये संरचनात्मक रूप देखने को मिल जाएंगे। अब आपके पास में ये जो न्यूसीलस या बीजांडकाय है, इनमें यहाँ पर आपके पास है मॉडिफिकेशन से रिलेटेड ये जो सेल पाई जाती है इसे हम लोग कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहने वाले हैं आपके पास में बेटा जी? इसे कह देंगे हमारे पास में मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलने वाला है? मेगास्पोर मदर सेल। आप देखो अध्यावरण सब जगह है, लेकिन यहां पर अध्यावरण नहीं दिख रहा है। जहां अध्यावरण नहीं होते इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलने वाले हैं? माइक्रोपाइल। हिंदी में बेटा इसे कहते हैं आपके पास में बीजांड द्वार। क्या कहने वाले हैं? बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के जस्ट ऑपोजिट वाला जो भाग है इसे हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? चैलेजा। चला जा नहीं, क्या नाम है? चैलेजा। हिंदी में इसे कहते हैं बेटा निभाग। क्या बोलने वाले हैं? निभाग। तो संरचना समझ में आ गई।
बहुत आसान है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर अगर चेक करेंगे तो कौन है? बीजांड। बीजांड के चारों तरफ कितने आवरण हो गए? 2, एक बाह्य आवरण और एक हो गया आंतरिक आवरण है। उसके अंदर पोषण से रिलेटेड कौन हो गया? बीजांड का है। बीजांड काय का बचा हुआ या जो शेष भाग है उसे किस नाम से जानेंगे? परिभ्रूणपोष। उदाहरण बताओ, काली मिर्च और चुकंदर। जहां आपके पास अध्यावरण नहीं होते उसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांड द्वार के जस्ट ऑपोजिट या जो दूसरी तरफ वाला भाग है उसे हम लोग कहेंगे निभाग, या फिर हम लोग कह सकते हैं चैलेजा। चैलेजा मैं इसलिए टर्म यूज कर रहा हूं कि कई बार हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड जो टर्म है वो एज इट इज लिख दिया जाता है, वैसे ही लिख देते हैं। जैसे इंग्लिश में चैलेजा लिखा है तो हिंदी में भी चैलेजा आपके पास में लिखकर छोड़ दिया जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है आपके पास में? ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब आपके पास में कहेंगे सर यहां से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपके पास से पूछेगा कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किस दिशा में है, कौन से डायरेक्शन में है? कि वो निभाग की तरफ है या बीजांड द्वार की तरफ है? याद रखना, अभी से दिमाग में फिट कर लेना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है और वो किस दिशा की तरफ मिलेगी? याद रखना, वो आपके पास में बीजांड द्वार की तरफ मिलेगी। किस तरफ मिलने वाली है? बीजांड द्वार की तरफ आपके पास में देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपके पास में सारी चीजें समझेंगे। अगर एक चीज और बता दूं, ये जो बेटा आपके पास में यहाँ पे अंडाशय और इसके अंदर जो बीजांड है वो आपके पास में अलग अलग डायरेक्शन में जुड़े हुए रह सकते हैं, लेकिन हमें एक ही याद रखना है, वो भी कौन सा? एनाट्रोपस। कौन सा याद रखना है? एनाट्रोपस, जो 180 डिग्री पर घुमावदार स्थिति है। मतलब ये संरचना कुछ इस प्रकार की है। इस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं। ये ऐसे है और इसके चारों तरफ, ये हमें तो पता ही है किससे रिलेटेड है आपके पास में। ये जो सबसे बाहर की तरफ है ये कौन हो गया आपके पास में? इसे तो हम लोग क्या कहेंगे? ओवेरी कह दो, या फिर इसे हम लोग क्या कह देंगे? अंडाशय। और ये वाली जो पूरी संरचना है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूल, या फिर क्या कहने वाले हैं? बीजांड। लेकिन आप देखो अब चीजें बदल गई है, 180 डिग्री पर हो गया। तो देखो जहां आपके पास में अध्यावरण नहीं है तो ये कौन है? बीजांड द्वार। और ये इधर कौन हो गया? चैलेजा। वैसे हकीकत में आपके पास में एंजियोस्पर्म में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन मिलती है वो यही है। इसका नाम क्या आपके पास में? यहाँ पर एनाट्रोपस। क्या रहेगा आपके पास में? एनाट्रोपस। ये संरचना देखने को मिल जाएगी। कितने डिग्री पर घुमावदार होती है आपके पास में? 180 डिग्री के ऊपर रोटेट होकर दिखाई देती है। क्लियर है? अब मुझे बताओ, आपको मैं कह दूं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहाँ है? ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? कैसे बताओगे? तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किसकी तरफ कहा था मैंने? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आपके पास में बीजांड द्वार, ये रहा बीजांड द्वार, यानी यहां मिलेगी। क्लियर हो गया आपके पास में? इसे हम लोग कह सकते हैं आपके पास में मेगा स्पोर मदर सेल आपके पास में। ठीक है, और ये वाला भाग कौन सा हो गया आपके पास में? अभी बोला था, बोलो भाई, बीजांड द्वार। और इसका ऑपोजिट वाला भाग ये कौन सा हो गया है? इसे हम लोग कह देंगे निभाग। क्या कहने वाले हैं आपके पास में? निभाग कह देंगे आपके पास में। ये वाला पोर्शन ऐसे, ये इधर से आ गया, निभाग कह दो या फिर चैलेजा के नाम से कह सकते हैं। क्लियर है भाई? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक एक चीज को समझना है, क्योंकि मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी चीजें बढ़िया हो जाएगी। तो इसलिए हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। ठीक है, चले। अब आपने कहा कि सर ये वाली जो संरचना आपने अभी बताई, इसमें ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, अब इसका आगे क्या होगा? बेटा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हमेशा ही कैसी होती है? 2n होती है। कैसी होती है आपके पास में? 2n होती है। याद रखना आपके पास में मेगा स्पोर जो मदर सेल है वो हमेशा कैसी होती है आपके पास में? 2n होती है। 2n होती है मतलब कैसी होती है आपके पास में? द्विगुणित। और ये जो द्विगुणित संरचना है वो आगे चलकर एक विभाजन करेगी। इस विभाजन का नाम क्या है? मियोसिस। मियोसिस है मतलब ये कौन सा विभाजन करने वाली है? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री आपके पास में दो होते हैं, अर्धसूत्री प्रथम और द्वितीय।
तो अर्धसूत्री द्वितीय जब पूरा होगा तो कुल कितने स्पोर बनेंगे? 4 स्पोर बन जाएंगे। तो यहां आपके पास में मेगा स्पोर मदर सेल है, बताओ कितने स्पोर बनाएगी? 4 बनाएगी। आपके पास में 4 मेगा स्पोर बनाएगी, और 4 बनाएगी तो इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? टेट्राड कह देंगे, या फिर इसे हिंदी में क्या बोल देंगे बेटा? चतुष्क। लेकिन याद रखना 4 स्पोर बने तो हैं, लेकिन उनमें से 3 क्या हो जाते हैं? अपहासित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। केवल बचता कितना है? 1। और जो बचता है उसी का नाम होता है क्रियात्मक गुरु बीजाणु। क्या नाम है? क्रियात्मक गुरु बीजाणु। बताओ आपके पास में कितने स्पोर बने हैं? 4। उनमें से 3 का क्या होगा आपके पास में? ये डीजनरेट या हो जाएंगे आपके पास में अपहासित। बचा कितना है? 1। बचा हुआ 1 है, इसी को हम लोग कहेंगे आपके पास में क्रियात्मक गुरु बीजाणु। क्रियात्मक गुरु बीजाणु के नाम से जानेंगे आपके पास में। और ये कुछ इस प्रकार के संरचनात्मक रूप मिलेंगे आपके पास में। ये तो हमारे पास बीजांड है, ये इसके चारों तरफ क्या हो गया आपके पास? अध्यावरण। अध्यावरण है कितने? 2, ये 2 हो गए। और यहां आपके पास में जो सेल थी, ये सेल इधर की तरफ सेल थी, इसी का नाम क्या था आपके पास में? इसी का नाम था आपके पास में मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल। और ये कैसी थी? 2n। कैसी थी भाई? 2n। और ये जो 2n है इसने क्या किया? अर्धसूत्री विभाजन। और इस अर्धसूत्री विभाजन से आपके पास में कितने मेगा स्पोर बने? 4। 3 खत्म हो गए, बचा कितना? 1। 4 बनते हैं और जो 1 बचता है वो इस तरफ रहता है आपके पास में। यानी कि ये जो हमारे पास में, इसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल, इसे क्या कहने वाले हैं आपके पास में? फंक्शनल मेगा स्पोर। फंक्शनल मेगा स्पोर के नाम से जान लेंगे, या फिर इसे हम लोग कह देंगे क्रियात्मक गुरु बीजाणु। किस दिशा में है? निभाग की ओर है। किस तरफ होते हैं आपके पास में? निभाग की तरफ पाए जाएंगे। याद रह जाएंगे आपके पास में। इस प्रकार के फॉर्म मिलने वाले हैं, तो इसको एक ही सीरीज और एक ही लाइन में याद कर लें, ऐसा हम लोग अब आके लेकर चलेंगे। सबको समझ में आ रहा है आपके पास में? सुषमा है, विक्रम है, करण है, सुमन है, बिल्कुल बेटा जी, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। एक एक सबको समझ में आ रहा है बेटा? कमेंट बॉक्स में यस लिख दे बेटा, जिससे समझ में आ जाए कि हाँ सब कुछ क्लियर चल रहा है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और कोई डाउट वगैरह रहेंगे उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए उस पर अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा आसान बना देते हैं, जिससे आपको एग्जाम में याद रह जाए। एग्जाम में याद रखना और आसान है आपके पास में। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है आपके पास मेगा स्पोर मदर सेल आपके पास है, जिसे हम लोग कह रहे हैं आपके पास में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। प्लोइडी कैसी होती है? 2n। अभी अभी हमने कहा कि इसने विभाजन किया, वो विभाजन कौन सा था? मियोसिस। कौन सा था? मियोसिस, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद में कितने स्पोर बनाए हैं? 4 मेगा स्पोर बनाए हैं। 4 मेगा स्पोर मतलब 4 क्या बनाए आपके पास में? गुरु बीजाणु। उन 4 गुरु बीजाणु में से आपके पास में जो 3 है वो अभी क्या हो गए थे आपके पास में? अपहासित। जो 3 अपहासित हुए तो बचा कितना? 1, जिसका नाम क्या था? क्रियात्मक गुरु बीजाणु। क्या नाम है? क्रियात्मक गुरु बीजाणु। और याद रखना बेटा जी, क्रियात्मक गुरु बीजाणु आगे फिर विभाजन करेगा, और ये आगे जिस विभाजन को प्रमोट करके चला रहे हैं इस विभाजन का नाम है माइटोसिस। क्या नाम है? माइटोसिस, या फिर कह सकते हैं आपके बेटा जी समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। याद रखना ये समसूत्री विभाजन 1 या 2 नहीं है, ये समसूत्री विभाजन कितने हैं? 3 हैं। कितने समसूत्री विभाजन होंगे? 3 समसूत्री विभाजन होंगे, मैं यही लिख देता हूं। और 3 समसूत्री विभाजन के बाद में यहां जो आपके पास में ये जो संरचना मिलेगी वो आपके पास में मिलेगी 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना।
और ये जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना है, इसी को हम लोग यहाँ पर किस नाम से जानेंगे बेटा जी? इसे जानेंगे एम्ब्रियो सैक के नाम से, यानी इसी को कहेंगे भ्रूण कोश। क्या कहने वाले हैं आपके पास में? भ्रूण कोश। याद करो, यहाँ एंजियोस्पर्म के अंदर जो मादा है, उस मादा युग्मक का नाम ही क्या है? भ्रूण कोश है। और ये आप कहेंगे सर यहाँ का भ्रूण कोश कैसा होगा और इसकी संरचना कैसी होगी, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं 3 अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, याद रखना। पहली चीज, आपके पास में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे पास में जो भ्रूण कोश है, उसके लिए आपके पास में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे और कितने समसूत्री विभाजन होंगे? पहला क्वेश्चन। तो अर्धसूत्री विभाजन तो कितना होगा? 1। और समसूत्री विभाजन कितने होंगे? 3। अर्धसूत्री कितना है? 1। समसूत्री कितने हैं? 3। याद करो, परागकण के अंदर 2 कोशिकीय की अवस्था के लिए कितने थे अर्धसूत्री? 1 और समसूत्री भी 1। 3 कोशिकीय की अवस्था थी तो अर्धसूत्री 1 और समसूत्री कितने? 2। यानी कि आपके पास सब जगह अर्धसूत्री तो कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, लेकिन समसूत्री की संख्या बदलती जा रही है। 2 कोशिकीय की अवस्था में, 3 कोशिकीय की अवस्था में। अब पढ़ रहे हैं कि भ्रूण कोश के अंदर अर्धसूत्री हुआ 1 और समसूत्री विभाजन कितने हो चुके हैं? 3 हो गए हैं। आप कहेंगे होते कैसे? बहुत आसान है। आपके पास जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास में ये वाली जो संरचना है, जिसे हम लोग यहाँ पर बीजांड कह रहे हैं, इसकी तरफ ये यहाँ पर एक बचा हुआ है, जिसे हमने क्या बोला था आपके पास में? क्रियात्मक गुरु बीजाणु। क्या बोला था? क्रियात्मक गुरु बीजाणु। अब आपके पास ये जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु, इसने विभाजन कर दिया। विभाजन कौन सा किया? अभी बताया था। कौन सा विभाजन किया है? माइटोसिस। और माइटोसिस होने से आपके पास में अब यहाँ पर ये 1 से कितने बन गए? 2। फिर आपके पास से विभाजन होगा तो 1 से 2 से कितने बन गए? 4। फिर आपके पास से विभाजन हुआ, अब आपके पास 2 से कितने बन गए हैं? तो मैं कहूँगा आपके पास में 2 से 4 हो गए और 4 से कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। और इन सभी जगह आपके पास विभाजन माइटोसिस, इधर भी कौन है? माइटोसिस, इधर भी विभाजन कौन सा है? माइटोसिस। तो देखो, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कितने हुए? 3। और ये जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनाने के लिए पहले विभाजन हुआ, वो कौन सा है? तो वो था अर्धसूत्री। तो 1 अर्धसूत्री और 3 क्या हो जाएंगे? समसूत्री। और यहां आपके पास में पूछे कि कोशिकाएं कितनी थी? 7 कोशिकाएं थी, लेकिन केंद्रक कितने हो जाएंगे? 8 केंद्रक हो जाएंगे। जैसे हमने कहा 3 और 3 और 2, यानी 6 और 2 8। अब ये संरचना कैसे बनेगी और किस प्रकार की है, इस संरचना को हम लोग यहाँ देखते हैं कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना किस प्रकार की हो सकती है। ये रही आपके पास से बेटा जी, बहुत आसान है। ये रहा आपके पास से बीजांड वाली संरचना। ये हमारे पास से बाहर की तरफ वाले कौन हो गए? अध्यावरण है। अध्यावरण कितने थे? ये रे 2। अब आपके पास में यहाँ याद रखना, आपके पास अलग अलग नाम मैंने सारे बता रखे। बताओ इस वाले भाग का नाम क्या था? बोलो भाई। इसको हम लोग कह रहे थे, ये भाग है निभाग, या जिसे हम लोग कह रहे हैं चैलेजा। बाहर की तरफ आवरण है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा जी? आपके पास में बाह्य, बोलो, बाह्य अध्यावरण। और यहाँ पे हो जाएंगे ये कौन से होंगे? इसे हम लोग कह देंगे ये हो गया आंतरिक अध्यावरण। जहां पर अध्यावरण नहीं होते, इस भाग का नाम क्या था? इसे हम लोग कह रहे थे बेटा जी, ये भाग है बीजांड द्वार, जिसे कहते हैं बेटा जी माइक्रोपाइल। अब यहां आपके पास में याद रखना, बीजांड द्वार की तरफ आपके पास में 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, 1, 2 और 3। बीजांड द्वार की तरफ कितनी कोशिकाओं का समूह है? 3 कोशिकाओं का समूह है। इनमें से ये जो ऊपर की तरफ कोशिका है, इसे हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा जी? इसे कहेंगे बेटा जी अंड कोशिका, एग सेल। अंड कोशिका या फिर एग सेल। साथ में 2 कोशिका नीचे की तरफ और है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये हो जाएगी हमारे पास में सहायक कोशिका। कौन सी कोशिका है? सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल। कितनी संख्या है इनकी? 2 है। एग सेल कितना है? 1 है।
2 और 1 टोटल समूह कितने बन गए 3। और ये जो इन 3 का समूह है इसे हम लोग यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, एग एपेरेटस, या फिर इसे कहते हैं अंड समुच्चय। और अंड समुच्चय में क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंड समुच्चय है वो किस तरफ होते हैं, बीजांड द्वार की तरफ। अंड समुच्चय के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, एक अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिका होती है, और इन तीनों का समूह है उसी का नाम अंड समुच्चय है। और ये जो सहायक कोशिकाएं होती है बेटा जी, यहीं पर आपके पास में फिलीफॉर्म एपरेटस यानी कि तंतु में समुच्चय भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तंतु में समुच्चय भी पाए जाते हैं। आपने कहा सर अब ये नई चीज क्या है, आप सोचो परागकण हवा के माध्यम के द्वारा उड़कर आएगा, वर्तिकाग्र पर बैठेगा, वहां से पराग नली बनेगी, वो पराग नली के अंदर जो नर युग्मक है वो आपके पास में किसके साथ में संलयन होगा, उसका अंड कोशिका के साथ। लेकिन पराग नली को कहां से एंट्री करनी है, उसको मार्ग दिखाना है, मार्ग निर्देशित करना है, उसके लिए कौन होते हैं, तंतु में समुच्चय। आप कहेंगे ये कैसे निर्देशित करेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट का स्त्राव करेंगे जिससे हमारे पास कीमोटैक्टिक यानी रसायन अनुवर्ती आपके पास में मूवमेंट होगा और इसी मूवमेंट के थ्रू ये एंट्री होगी। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं किसका स्त्राव होगा बेटा जी आपके पास में, यहां पर आपके पास में कार्बोहाइड्रेट का स्त्रावण होगा। जुखाम हो गया आज तो बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट का स्त्राव होगा और ये क्या करेगा आपके पास में, पराग नली है उसको क्या दिखाने वाले हैं, मार्ग आपके पास में जहां से आपके पास पराग नली क्या करेगी, एंट्री करेगी। और यहां याद रखना आपके पास में इसके ऑपोजिट यहां पर भी 3 कोशिकाएं मिल रही है, लेकिन यहां की ये जो 3 कोशिकाएं मिलती है वो किसकी तरफ होती है, निभाग की तरफ। किसकी तरफ मिलेगी, निभाग की तरफ। और निभाग की तरफ पाए जाने वाली ये जो 3 कोशिकाएं इन्हें हम लोग कहते हैं बेटा जी यहां पर प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहने वाले हैं, प्रतिमुखी कोशिका। तो आपको कोई पूछे कि भाई प्रतिमुखी कोशिका किस तरफ होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं चैलेजा या निभाग की तरफ होती है। अंड समुच्चय किसकी तरफ होते हैं, बीजांड द्वार की तरफ होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बीच में भी हमारे पास में एक कोशिका मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल, या फिर कह सकते हैं आपके पास में केंद्रकीय कोशिका। क्या कहने वाले हैं, केंद्रकीय कोशिका। और इसके अंदर पाए जाने वाले हैं इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवीय केंद्रक। देखो ध्रुवीय केंद्रक कितने हैं, 2। तो याद रखना इनको हम लोग क्या कहने वाले हैं, ये हो जाएंगे आपके पास में ध्रुवीय केंद्रक। तो देखो आपके पास में यहाँ पे केंद्रक गिनो कितने, 1 2 और 3 4 5 6 और 2 बीच में, कितने हो गए 8। केंद्रक कितने हुए हैं 8। लेकिन कोशिका गिनो, 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे और एक सबसे बड़ी कोशिका जिसे केंद्रकीय कोशिका कह रहे हैं। तो केंद्रकीय कोशिका को मिला के कोशिका तो हुई 7 और केंद्रक हो गए 8। याद रखना एग्जाम में वो उल्टा पूछ लेगा आपके पास में, अपन तो कह रहे हैं कि कोशिका 7 है और केंद्रक 8 है, वो पहले केंद्रक लिखेगा फिर कोशिका लिख देगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए सब लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है आपके पास में, सुषमा, विक्रम, पूनम, दुर्गा, है ना बेटा, सब लोग एक एक चीज को अच्छे से याद रखेंगे जिससे अपना क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, तो अपन एक एक चीज को यहाँ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ बताओ आपके पास कोशिका कितनी है, 7 कोशिका। कितनी कोशिका है, 7 कोशिका है। केंद्रक कितने हैं आपके पास में, 8 केंद्रक है। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा इसको घुमा के बता दें। आपको कह दें कि हमारे पास है भ्रूण कोश की संरचना में 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। बताओ इन 7 कोशिका और 8 केंद्रक के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री और कितने समसूत्री विभाजन होंगे। बहुत आसान है, अर्धसूत्री तो कितना बताना है, 1। अगर किसी ऑप्शन में अर्धसूत्री ज्यादा लिख दे, वो अर्धसूत्री 2 या 3 लिखे, वहीं गलत कर देना उस ऑप्शन को, क्योंकि अर्धसूत्री तो कितना होगा, 1, और समसूत्री कितने होंगे, 3 होंगे। क्लियर है, बताओ फिर से, अर्धसूत्री कितना है, 1, और समसूत्री कितने हैं, 3। तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक के निर्माण हेतु, इसके निर्माण हेतु, निर्माण ये रहा भाई, इसके निर्माण हेतु आपके पास में एक तो क्या किया हमने, अर्धसूत्री विभाजन,
और आपके पास में 3 विभाजन कौन से हुए हैं, समसूत्री विभाजन हो गए। इस प्रकार की संरचना आपके पास में, और ये देखो एम्ब्रियो सेक बिल्कुल आपके पास में रेडी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग एक एक चीज को यहाँ पर अच्छे से याद भी कर सकते हैं और इसमें हर एक चीज को पॉइंट आउट मैंने कर लिया, कौन किससे रिलेटेड होगा और क्या है। जल्दी से एक बार हम लोग समरी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आज वाली क्लास में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमने कहा कि मेगा स्पोरोफिल है। मेगा स्पोरोफिल है मतलब फीमेल की बात कर रहे हैं। यहाँ आपके पास गुरु बीजाणु है जिसे कार्पेल, पिस्टिल या स्त्री केसर कह रहे हैं। इसके कितने भाग हो गए आपके पास में, 3, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय के अंदर कौन है, बीजांड है। ये आधारी भाग फूला हुआ रहता है जिसे अंडाशय कहते हैं। पतली लंबी जैसी संरचना है वो वर्तिका है। और सबसे शीर्ष वाला भाग है जहां हम लोग कह रहे हैं परागकण आते हैं। परागकण के लिए आमंत्रण मंच है, याद रखना आपके पास में, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। परागकण विभिन्न प्रकार के माध्यम की सहायता से जिस प्लेटफॉर्म पर आकर गिरेंगे वो प्लेटफॉर्म कौन सा है आपके पास में, वर्तिकाग्र है, जिसे हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, स्टिग्मा के नाम से। अब यहाँ आएगा, अगर वो सेम स्पीसीज सेम जाति का होगा तब आपके पास वो पराग नली का निर्माण करेगा। और वो पराग नली वर्तिकाग्र से होते हुए, वर्तिका से निकलते हुए कहाँ पहुँचेगी, बीजांड में। और वो बीजांड में आपके पास बीजांड द्वार से प्रवेश कर कर अंड कोशिका के साथ संलयन करती है। मुझे बताओ एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बेटा जी, क्या एक अंडाशय के अंदर एक ही बीजांड होते हैं या एक से ज़्यादा भी बीजांड होते हैं? बताओ जल्दी से। आपके पास में एक अंडाशय के पास एक ही बीजांड है या एक से ज़्यादा भी बीजांड हो सकते हैं? बताएं जल्दी से, बता देंगे। बहुत आसान है, अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें याद करवाई है, अच्छे से कर भी सकते हैं, है ना। क्योंकि आपके पास अगर हम लोग देखें एक अंडाशय के अंदर बीजांड एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ, उदाहरण बताओ जिसके अंदर एक अंडाशय और एक ही बीजांड है, तो उसका उदाहरण सनफ्लावर, व्हीट, राइस और मैंगो। याद तो मैंने करवा दिया। सन से क्या आती है, लाइट। लाइट आ रही है मतलब हीट आ रही है। हीट से व्हीट याद रखो, गेहूं। और अगर हीट आ रही है तो क्या चाहिए, बर्फ चाहिए, आइस। आइस से क्या रखना है, राइस। और ऐसी स्थिति में आदमी भाग जाए मतलब मैनगो या मैंगो याद रख लो। और जिसमें एक अंडाशय और बीजांड आपके पास बीजांड ज़्यादा है, देखो यहाँ ज़्यादा वाला साइन बना हुआ है, याद रखना। बीजांड एक से ज़्यादा है तो क्या कह देंगे आपके पास में, उदाहरण हो गया आपके पास पपाया, ऑर्चिड और वाटरमेलन है। ठीक है। आप कहेंगे सर इसमें एक चीज़ और हो सकती है, ये जो स्त्री केसर है क्या वो एक होगा कि एक से ज़्यादा होगा? एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बहुत काम की चीज़ है आपके पास। यहीं पे हम इस चीज़ को ऐड कर लेते हैं। आपके पास में ये जो कार्पेल है, कार्पेल कह दो या इसे हम लोग यहाँ पर पिस्टिल के नाम से जानो, या फिर इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, स्त्री केसर। इनकी संख्या आपके पास में बेटा एक भी हो सकती है। एक हुआ तो नाम क्या होगा आपके पास में, मोनोकार्पेलरी। क्या नाम हो जाएगा, मोनोकार्पेलरी। मोनो मतलब एक, कार्पेल की संख्या कितनी हुई है, एक है आपके पास में। अगर एक कार्पेल है तो इसका उदाहरण तुमसे कोई पूछे तो याद रखना इसका उदाहरण क्या आपके पास है बेटा, हिबिस्कस। उदाहरण क्या याद रखना है, हिबिस्कस। याद है, इंपॉर्टेंट है, आपके पास में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मोनोकार्पेलरी जिसके अंदर एक ही स्त्री केसर होता है, उसका उदाहरण हिबिस्कस। और मुझे बताओ अगर स्त्री केसर एक से ज्यादा हो जाए, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 हो जाए, ज्यादा हो जाए तो नाम बदल देना। अगर आपके पास नाम किसका, मेरा नहीं बदलना है, मेरा तो नाम वही है रेवत चौधरी, लेकिन यह नाम बदलना किसका है, स्त्री केसर। एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हो गए मतलब इसे हम लोग कह देंगे आपके पास में पॉलीकार्पेलरी। क्या नाम हो जाएगा, पॉलीकार्पेलरी। पॉली मतलब क्या हो गया आपके पास में, ज्यादा हो गए। अब सोचो ज्यादा हो तो दो स्थिति और बन सकती है, या तो वो सारे ऐसे जुड़े हुए रहो या सारे फ्री भी हो सकते हैं। यानी जुड़े हुए हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, जुड़े हुए भी हो सकते हैं और फ्री हो सकते हैं। तो पॉलीकार्पेलरी की दो स्थितियां बन सकती है, वो जुड़े हुए भी रह सकते हैं और आपके पास में मुक्त भी रह सकते हैं। अगर वो आपके पास में कैसे रह जाए, जुड़े, तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा जी सिनकार्पस। क्या कहते हैं, सिनकार्पस। युक्ता अंडपी क्या कहेंगे आपके पास में इसे,
युक्ता अंडपी के नाम से जानेंगे। और अगर आपके पास में कैसे हैं, वो सारे के सारे मुक्त है तो ज्यादा पॉली है, लेकिन सारे क्या है, अलग अलग है। अगर वो अलग अलग हुए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपके पास में एपोकार्पस, या कह सकते हैं आपके पास वी युक्ता अंडपी। क्या कह देंगे, वियुक्ता अंडपी। युक्ता अंडपी, वियुक्ता, युक्ता अंडपी है तो युक्ता है मतलब जुड़े हुए हैं, सिनकार्पस है। लेकिन फिर बात आ जाती है एग्जाम्पल याद आसानी से बेटा जी करवा दूंगा मैं तुम्हें। याद करो, सिनकार्पस की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, एस। एस आपके पास में है तो एस से याद रखो, आपके पास से क्या याद रखना है, साइंस के बहुत सारे बच्चे हैं जो किसकी तैयारी में लग जाते हैं, कई बार पीएमटी, लेकिन काफ़ी जर्नी आपके पास बड़ी हो सकती है इसके लिए। तो पीएमटी से आपके पास याद रखना, आपके पास एग्जाम्पल क्या याद रखना है, आपके पास में पेपावर हो सकते हैं। एम से क्या याद रखने हैं, मस्टर्ड, यानी आपके पास में सरसों हो सकते हैं। आपके पास में यहाँ पर टोमेटो, टमाटर हो सकते हैं। तो पेपावर, मस्टर्ड और टोमेटो, ये 3 एग्जाम्पल है वो किसके हैं, सिनकार्पस। और एपोकार्पस से, एपोकार्पस में क्या होते हैं, सारे के सारे कार्पल फ्री होते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते। जब जुड़े हुए नहीं है मतलब फ्री है, फ्री का नाम हो जाए वियुक्ता या एपोकार्पस। और इसका उदाहरण तो बहुत आसान है आपके पास में, माइकल ने आपको रोज, इन दिनों तो यही पर्व चल रहा है आपके पास में, रोज वाला, माइकल ने आपको रोज लौटाया। बस इतना याद रखो। माइकल से क्या याद रखना है आपके पास में बेटा जी, माइकेलिया। आपको से क्या याद रखना है, एपोकार्पस। रोज तो रोज ही है, गुलाब। और लौटाया से क्या याद रखना है आपके पास में, लोटस। तो याद रख लो, आपके पास कमल हो गया, गुलाब हो गया, और आपके पास में माइकेलिया हो गई। ये 3 एग्जाम्पल है किसके, एपोकार्पस के। सिनकार्पस में पेपावर, मस्टर्ड और टोमेटो, और जिसमें एक ही है आपके पास में स्त्री केसर, उसका उदाहरण क्या हो गया, हिबिस्कस हो गया। क्लियर है। साथ साथ में बेटा एग्जाम्पल याद करवा रहा हूं, आप लोग भी साथ साथ में याद रखेंगे तो आपकी जर्नी आसान बन जाएगी, आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। ठीक है, चले फिर हमने इसी पे बात की कि हमारे पास में नेक्स्ट फॉर्म में क्या था, आपके पास है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडा से ये जहां से जुड़े हुए रहते हैं, जुड़े हुए भाग का नाम क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऊपर बीजांड वंश से रिलेटेड फ्यूनिकल, उसके बाद में कौन है, हाइलम। चारों तरफ का आवरण क्या है, बीजांड द्वार। जहां नहीं होते उसे हम लोग बीजांड द्वार, जहां नहीं है बीजा या अध्यावरण, और इसका ऑपोजिट भाग क्या है, चैलेजा। एक इंपॉर्टेंट चीज फिर यहां पर बन जाएगी, याद रखना ये वाली, बीजांड काय का बचा हुआ या शेष भाग है उसे क्या कहते हैं, परिभ्रूण पोष। और परिभ्रूण पोष के उदाहरण क्या याद रखने हैं आपके पास में, काली मिर्च और चुकंदर, काली मिर्च और चुकंदर। और नेक्स्ट फॉर्म में देखो आपके पास में हमने कहा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ने कौन सा विभाजन किया, अर्धसूत्री। कितने स्पोर बने, 4। 4 में से 3 क्या हो गए, अपाशित। बचा कितना, 1। जो बचा हुआ है उसका नाम क्या है, क्रियात्मक गुरु बीजाणु। 2 क्वेश्चन फिर घुमा सकता है, पूछा जाए कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किस ओर होती है, बीजांड द्वार की तरफ होती है। पूछा जाए कि आपके पास में क्रियात्मक गुरु बीजाणु है वो कहाँ है, क्रियात्मक गुरु बीजाणु निभाग या चैलेजा की ओर होगा। ठीक है, चले फिर जल्दी से आ जाओ आपके पास में, इसने अर्धसूत्री विभाजन किया और उसके बाद में समसूत्री विभाजन कितने किए, 3। और 3 समसूत्री विभाजन के बाद कितनी कोशिका बनी, 7 कोशिका। और केंद्र कितने हैं, 8। फिर कह रहा हूं कोशिका कितनी, 7। केंद्र कितने, 8। कोशिका कितनी, 7। और केंद्र कितने हैं, 8 है। और इसकी संरचना को क्या कहते हैं, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक कहेंगे। और फिर हमने इसकी संरचना के लिए भी देख लिया कि ये 8 ऐसे बन गए, बनने के बाद में ये इनके सामने संरचना आ गई। संरचना याद रखना कौन सा पॉइंट कैसे है। और मैंने कहा अगर ये 180 डिग्री पर अगर घुमावदार है तो 180 डिग्री वाले हैं तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, एनाट्रोपस। किस नाम से जानेंगे, एनाट्रोपस के नाम से। और बाहर वाले आवरण और सारे पॉइंट बता दिए। बताओ जल्दी से मुझे इस डायग्राम को देखकर, आपके पास में पराग नली को मार्ग निर्देशित करने के लिए क्या पाए जाते हैं, बताओ जल्दी से, डायग्राम को देखकर बता सकते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए कौन मिलेगा आपके पास से, तंतु में समुच्चय। और वो किस तरफ है, बीजांड द्वार की तरफ।
यहाँ पर अंड समुच्चय में कौन कौन सी कोशिकाएं शामिल करते हैं, एक अंड कोशिका शामिल करते हैं और साथ में 2 सहायक कोशिका। ऊपर की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, प्रतिमुखी कोशिका। वो किस तरफ है, निभाग की तरफ। और बीच में कौन है, केंद्रीय कोशिका। और इसके अंदर कितने ध्रुवीय केंद्रक है, 2 ध्रुवीय केंद्रक है। क्लियर है। तो आपके पास में 8 घटनाएं थी आवर्त बीजी में। 8 घटनाओं में से निषेचन से पहले की 4 घटनाओं में परागकण पहले पढ़ लिया पूरा हमने। उसके बाद में भ्रूण कोश, ये आज अपन ने कंप्लीट कर दिया, भ्रूण कोश कैसे बन के रेडी हुआ। अब तीसरे नंबर आएगा परागण की प्रक्रिया, कि परागण होगा कैसे, मर्ग परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्या क्या प्रक्रिया आपके पास में हो सकती है। वो स्वपरागण होगा कि पर परागण होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्लियर है। बिल्कुल बेटा जी। यहाँ पे करण आपके पास है, करण सिंह आराम से अच्छे से आंसर बता रहे हैं। बाकी लोग भी बेटा आपके पास में बराबर रेस्पॉन्स दे सकते हैं। आपको चीज़ें समझ में आ रही है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंप्लीट हो गए। देखो याद रखना, आपके पास है जीवों का वर्गीकरण वाला पोर्शन कंप्लीट है। उनमें आपके पास नेक्स्ट फॉर्म में आ जाते हैं, आपके सिलेबस निकाल के रखना लैब असिस्टेंट, उनमें आप देखते रहना कौन कौन से पोर्शन अपने कंप्लीट हो रहे हैं, तो पता रहे। और जो हो जाता है उसको टिक लगाते रहो, तो इससे ये भी पता चलेगा हाँ भाई इतना ये कंप्लीट हो गया, अभी इतना बचा है। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस आपका बनता है कि इतनी चीज़ें हो गई है, अब ऐसे ऐसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चीज़ें पढ़ने में और पढ़ाने दोनों में मज़ा आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि परागण कैसे होगा। तब तक के लिए बेटा जी ओके, जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे। ठीक है।